वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला जो हैं उस पे काफ़ी जो है वो चपकलश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब के भी कुछ बयानात सामने आए हैं और इस पे जो है वो धड़ों की बातें हो रही हैं। ये माजी से ये सिलसिला चलता आ रहा है और इस पे माजी में हमने देखा सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू होती रही, अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से भी गुफ्तगू होती रही, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से होती रही और अभी भी ये दोबारा से सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मुलाकातों पर भी कुछ जो है वो तहफुजात सामने आ रहे हैं। इसको जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे सुई गैस कंपनियों ने आइंदा माली साल से गैस महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में औसतन 735 रुपए 59 पैसे फी यू और सुई सौदर्न ने सबका शॉर्टफॉल समेत गैस की कीमत में 2,443 रुपए फी MMBTU इजाफा मांगा है। हमारे साथ मौजूद है रजा सैयद साहब और चौधरी उमैर वसी जफर साहब। रजा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला चपकलश बढ़ रही है और कुछ वो चीजें अब सामने आ रही हैं जो पहले नजर नहीं आती थी। शेर अफजल मरवत साहब के बयानात हैं, वो कह रहे हैं कल्चर बन चुका है, अगर किसी को गंदा करना है तो डिक्लेयर कर दिया जाए ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त मसाइल हैं ना, उनमें ये बात बहुत वाज़ेह है कि उनकी जितनी भी यानी ज़ाहिर है जो बानी हैं वो और साबिक वज़ीर आज़म वो जेल में हैं और उन ना सिर्फ वो जेल में हैं बल्कि मुझे लगता है कि वो तमाम लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं या मंजर आम पे मौजूद नहीं है कि जो सियासी तौर पर खड़े होकर बानी को रिप्रेजेंट कर सकें या बानी को डिफेंड कर सकें माजरत के साथ। मैं बाकी लोगों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इफादियत के हवाले से मिसाल के तौर पर बुशरा बीबी जो हैं वो भी गिरफ्तार हैं, जो कि जिनकी एक ऐसी शख्सियत है, सियासी तौर पे तो बेशक वो किसी हरारकी में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बानी की शरीक हयात होने की हैसियत से उनके पास ये एक पोजीशन और अथॉरिटी उनके पास कमांड करती रही है वो कि लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं। अच्छा, फिर सियासी तौर पे दो बड़े नाम हैं, एक शाह मोहम्मद कुरैशी साहब का और दूसरा चौधरी परवेज इलाही साहब का, कि ये दो सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। इन दोनों का जेल में बंद रहना भी इस तरफ इशारा करता है कि ये भी तैयार नहीं हुए कॉम्प्रोमाइज होने के लिए। यानी कॉम्प्रोमाइज से मुराद समझौता, सियासी हालात से समझौता करने के लिए तैयार अगर होते तो ये भी शायद बाहर आ जाते। से पीछे अब हटते हुए ऐसे नजर नहीं में आए। हाँ, ऐसे में वो अफराद के जो गिरफ्तार नहीं हैं और ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, अब उनकी पोजीशन पर थोड़ा सा ये सवाल आ जाता है, अमूमी सवाल आ जाता है कि भाई आप क्यों बाहर हैं, आप क्यों नहीं पकड़े गए, सब लोग अंदर हैं, आप खुले फिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कई ताल्लुकात हैं, आपने कहीं बात कर रखी है या किसी ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये एक अमूमी बात है, मतलब ये एक आम पॉलिटिकल वर्कर इस तरह से सोचता है कि भाई ये फला फला लीडर तो जेल में बंद है, बानी भी बंद है, बानी की एहलिया भी बंद है और फला फला भी बंद है, ये छुट गए या ये पकड़े ही नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है। अब अंडरस्टैंडिंग जाहिर है किससे है, उसी से है कि जिससे आपका मुकाबला है। तो ये है मसला। अब इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब को मैं जाती तौर पे एज अ मीडिया पर्सन मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, क्यों पसंद करता हूँ वजह भी बता देता हूँ। ये वजह पर्सनल नहीं है, प्रोफेशनल वजह है। वजह ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वो बातें बहुत अच्छी करते हैं, यानी वो कैमरे को कंटेंट देते हैं, ऐसा कंटेंट के जो रेजोनेट करता है, जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं। जाहिर है उनका अपना स्टाइल है बात करने का, एक मखसूस लबो लहजा है उनका, वो भी अट्रैक्टिव महसूस होता है बहुत सारे लोगों को। मैं उनके पॉलिटिक्स पे तबसरा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी पे बात कर रहा हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो बड़ी कंटेंट के हवाले से अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। तो मरवत साहब जब भी कोई बात करते हैं, जब भी कोई बयान देते हैं ना, वो हाईलाइट जरूर होता है, वो खबरों में आता है। अच्छा, पीटीआई में बहुत सारे लोग हैं जो मरवत साहब की तरह साइडलाइन हैं, यानी साइडलाइन का लफ्ज मैं
जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। साइडलाइन से मुराद ये कि ज़ाहिर मरवत साहब के बारे में पार्टी क़यादत जो है वो वक्तन फवक्तन इस तरह के डायरेक्टिव या कमेंट्स देते रहे हैं कि जिससे साबित होता है, यह जाहिर होता है कि वो अलाइन नहीं है इस वक्त उनकी पॉलिसीज के साथ। तो मरवत साहब के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ वक्तों में पार्टी के करीब रह के और इस वक्त दूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वो हेडलाइन नहीं बनते, अब उनका दिया हुआ बयान जो है वो खबर नहीं बनता, लेकिन मरवत साहब का बयान खबर बनता है, इसलिए वो एक तरह से मीडिया मैग्नेट तो वो हैं। मैं नाम ले देता हूँ, चले मिसाल के तौर पर शीरी मदारी साहिबा हैं, ठीक है जी, वो उन्होंने साइड लाइन्स पर हैं। अच्छा, मैं जाती तौर पे जानता हूँ वो उन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा, उन्होंने पीटीआई को भी छोड़ा नहीं है, वो जो एक हालात का तकाजा है ना उसके तहत वो साइड लाइन पे खामोश बैठी हुई। अच्छा, मैं जानता हूँ उनको शफकत महमूद साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूँ, बहुत बड़ा नाम, वफाकी वजीर रहे खान साहब के दौर में, वो भी उन्होंने भी पीटीआई को छोड़ा नहीं है, लेकिन वो भी साइड लाइन्स पे बैठे हुए हैं, यानी जिसे कहते हैं सेफ जोन में बैठ गए। वो लिखते हैं, उनका कलम चल रहा है, वो जब भी अखबार में कॉलम लिखते हैं तो उनका कॉलम जो होता है वो डेफिनेटली इमरान खान और पीटीआई के फेवर में ही होता है, वो तनकीद नहीं कर रहे होते इमरान खान या पीटीआई के ऊपर। तो ये लोग भी हैं जो गिरफ्तार नहीं हैं, लेकिन एक तरह से साइड लाइन होके आइसोलेशन में बैठे। तो मेरा ख्याल है ये भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग ही होती है कि आपके सत्ता खामोश रह के अगर साइड में बैठ सकते हैं तो आप बैठ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए मैं मरवत साहब के बयानात को मीडिया के लिए एक दिलचस्प कंटेंट की नजर से देखता हूँ, और ये वाली बात जो उन्होंने कही कि इस तरह का तासुर है, तो ये तासुर है, बिल्कुल है ये तासुर, और इस तासुर की जो वजूहात है वो मारूजी हालात है। माइंस एंड मिनरल वाला बिल जो है उस पे भी धड़ों में तकसीम हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस पे आप किस तरह से देखते हैं? अलीमीन गडापुर साहब की जानिब से उनके तर्जुमान का बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़ सामने आया कि किसी भी जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के मफाद की बात है, तो पाकिस्तान के मफाद के लिए अलीमीन गडापुर सर फहरिस्त नजर आए। पाकिस्तान का मफाद एक ऐसा खुशनुमा और खूबसूरत जुमला है जो हर पार्टी, हर एंटिटी इस्तेमाल करती है उस वक्त के जब उसका अपना जाती मफाद जो है ना वो प्रोटेक्ट करना होता है। यानी मैं जाती तौर पे भी आपको ये कहूंगा कि हमजा भट्टी साहब, आपका शो पाकिस्तान के मफाद में है, आप बहुत अच्छा शो करते हैं, तो वो इसलिए कि आपने मुझे बुलाया हुआ शो पे तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। तो पाकिस्तान का मफाद जो है ना वो इसलिए ये लफ्ज ही इस्तेमाल होता है उस वक्त के जब आपको कोई जाती मफाद को कवर करना होता है। बात ये है, देखें केपीके में मिनरल्स हैं ना बहुत ज्यादा, केपीके की मईशत का बहुत बड़ा इन्हिसार है माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, और केपीके में जो पॉलिटिशियंस हैं और पॉलिटिशियंस के अलावा जो बिजनेसमैन हैं, जो बासर लोग हैं, उनकी रोजी रोटी बराह रास्त माइंस एंड मिनरल्स के कारोबार से बड़ी हद तक जुड़ी हुई है। तो इस हिसाब से उन लोगों का जो कंसर्न है ना उसको गौर से सुनना चाहिए, यानी जैसे कहना चाहिए ना कि वो की स्टेक होल्डर हैं, तो अगर उनकी राय या अगर उनकी ओपिनियन जो है वो उसको नहीं सुना जा रहा है तो उनको एहतजाज करने का हक है और उनको उस पर एतराज करने का भी हक है। यानी ये मामला बराह रास्त उनकी मईशत से जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के हर खित्ते की जो मईशत है वहां के अवाम का बराह रास्त वो मैटर है और उनको उस पर बराह रास्त बात करने का हक हासिल है। जैसे सिंध वाले जो हैं वो इस वक्त कैनाल्स के मामले में मुतारिक हुए हुए सियासी तौर पे, तो मैं उनके मुतारिक होने के हक को जस्टिफाई करता हूँ कि जी उनको कंसर्न है कि उनको पानी कम हो जाएगा, तो ठीक है वो बोल रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान वालों के अगर कंसर्न्स हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे तालीम नहीं है, वहां पर रोड नेटवर्क नहीं है, वहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उनका राइट है भाई, वो परेशान हैं, वो बोल सकते हैं। या फटा वाले अगर जो हैं आपके, अगर उनको एतराज है या उनको मसाइल है, तो जिसको मसला होगा उसको बोलने का हक हासिल है, और मीडिया का काम है भाई कि वो ऐसे लोगों के हक को पूरी तरह से एम्पलीफाई करके पेश करे और डिफेंड करे उनके इस राइट को। मेरा ख्याल है बड़ी खुश असलूबी से ये मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, आप भी हाईलाइट करते हैं, हम भी हाईलाइट करते हैं। चोई साहब आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ाबंदियां, एक दूसरे से तहफुजात हैं, और रजा साहब वाला सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा, आप बाहर क्यों हैं अगर दीगर लोग जो हैं वो जेलों में कैद हैं? गुजारिश इस तरह से है जी कि ये धड़ाबंदियां और ये सारे मामला ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे अवामिल रोल प्ले कर रहे होते हैं। हाँ, सारे के सारे लोग, सारे पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडरशिप और पार्टी का जो वोटर है वो इस बात पे मुतफिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान के पास होनी चाहिए और वो इमरान खान को लीडर मानते हैं।
और खान इमरान खान जिसके कंधे पे हाथ रख देते हैं उसको वो लीडर बना भी देते हैं। तो जहाँ तक बात है कि इंफरादी तौर पे किन्हीं परवेज खटक साहब नहीं बन पाए वैसे सर, वो खान साहब से अलहदा हो गए और उन्होंने जाके साइकिल वाले केस में भी और जब तक दस्ते शफकत रहेगा तब तक लीडर रहेंगे, वरना नहीं, ऐसा है। देखिए, जब तक ऐसा नहीं है, गुजारिश ये है कि जब तक आप राइट साइड पे खड़े होंगे तारीख के और असूलों के और कानून के, तब तक पार्टी के वर्कर आपके साथ रहेंगे। हम देखते आए हैं कि हमारे पार्टी के सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई मुतहरक पार्टी का लीडर भी कोई गलत बात कर देता है या वो बात कर रहे हैं कि पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ हो, तो वो सोशल मीडिया के हमारे जो टाइगर्स हैं वो उसको भी अकेला नहीं छोड़ते, तो उसको मंत्री इंजाम तक पहुंचा के आते हैं, चाहे वो फिर वजूदी बुखारी हो या कोई और हो। और जहाँ तक बात है कि इंफरादी शख्सियात के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना कि मरवत साहब ने क्या कहा या गौर साहब ने क्या कहा, ये उनके आपसी मामलात हैं, इनको खान इमरान खान बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। हमारी पार्टी में कमेटीज माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने सोशल मीडिया टाइगर्स के हवाले से बात की और आप ही के जमात के सीनियर रहनुमा जो हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हाल ही की बात की जाए तो ये माइंस एंड मिनरल वाला जो बिल है, इसको पीएमकेपी के साथ मुंसलिक करके एक ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो टाइगर्स हैं बकौल आपके, वो इसके बिल्कुल हामी नजर नहीं आ रहे हैं, पार्टी पॉलिसी के हामी नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप उस सोशल मीडिया के स्टांस के साथ खड़े हैं या केपी जो सीएम है उनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं? मैं आपको चीजों की क्लैरिटी देता चलूं, सोशल मीडिया टाइगर्स को पीटीआई के पेड टाइगर्स या वर्कर्स नहीं है। ये सोशल मीडिया टाइगर्स वो लोग हैं जो बादशाह लोग और जो अपने आप में इतने कैलिबर रखते हैं कि वो एक खान की लीडरशिप को और विजन को समझते हुए उसके फैसलों को दुरुस्त, जिन फैसलों को दुरुस्त मानते हैं उसको ऊपर अमल दरामद कराने के लिए दूसरों को मजबूर कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम का नाम ही सोशल मीडिया टाइगर्स है। ये कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक नहीं है, ये कोई इंजेक्टेड लोग नहीं है, ये कोई इंटरेक्टेड लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की अवाम है। ये तबका वो तबका है जो फेसबुक को टाइगर बात सही करे या गलत करे, टाइगर टाइगर ही रहेगा। नहीं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना जानता है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि खान की दी हुई पॉलिसीज के मुताबिक जो दुरुस्त फैसले होते हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए पार्टी की हेल्प करता है। ये अवाम ही है, सोशल मीडिया टाइगर और कोई नहीं है। सोशल मीडिया टाइगर जो है वो पाकिस्तान की अवाम ही है। पाकिस्तान की अवाम का अगर ये फैसला है कि हमारे वसाइल को अमेरिका के हवाले नहीं कर देना चाहिए और हमें या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को एनहांस करके पाकिस्तान की मादनियात सबसे पहले पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होते हुए अवाम को फायदा देते हुए पाकिस्तान के लिए जेर मुबालक कमाने में इस्तेमाल में आए। चंद खास की एक कोई अथॉरिटी बन जाए जो कि अपनी जगह बनने के लिए इसको मुख्तलिफ अनासर को बेच के और कतई नजर इसके कि पाकिस्तानी अवाम को टेक्नोलॉजी शिफ्ट की सूरत में या किसी रेवेन्यू की सूरत में कोई पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या बेनिफिट मिलता है, नौकरियां क्रिएट होती हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से, जो फर्दर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर हो सकती है वो होती है कि नहीं होती है। अगर इस चीज को मुद्दे खातर नहीं रखा जाता है और वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बिल लेके आते हैं, तो नेचुरली बतौर पाकिस्तानी और हमारे वर्कर्स भी बतौर पाकिस्तानी इस चीज की मुखालफत करेंगे। आपने एक और गुजारिश की कि मैं क्यों बाहर हूँ, तो बफजले खुदा मुझे इन्होंने काफी पर्चों में इन्वॉल्व करके रखा हुआ है और मैं इसलिए कहता हूँ कि बफजले खुदा की ये अल्लाह की हिम्मत दी भी तौफीक की वजह से हम इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। मेरे पे तो इतना अल्लाह का शुक्र है कि मैं इलेक्टेड मेंबर होने के बावजूद, वोट लेने के बावजूद, चीफ मिनिस्टर पंजाब को वोट देने के बावजूद, सदर पाकिस्तान को वोट देने के बाद 7 मार्च को इनको याद आया, 7 मार्च को इनको याद आया कि ये रिकाउंटिंग भी एक कोई चीज होती है जिसको अमल में लाया जा सकता है और मुझे डिसीट करने की एक नाकाम कोशिश उन्होंने की हुई है जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है और इसके बेहतरी आने की। अच्छा चौई साहब समाप्त करते हुए, टाइम चूंकि कम है, एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा। परवेज खटक साहब जो हैं उन पे करप्शन केसेस थे वो बंद कर दिए गए, क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है? सर, ये पाकिस्तान की अवाम इस पर आपको बड़ा भरपूर तरीके से उनको जवाब दे चुकी हुई है कि जो उन्होंने जमात वहाँ पे KPK में बनाई थी और उन्होंने उनको बताओ सब्स्टिट्यूट
पीटीआई के केपीके में लाया गया था उनका क्या हश्र हुआ और या वो तरीके इंस्टाग्राम का क्या हश्र हुआ है। तो ये पाकिस्तान की अवाम ने अपना फैसला साबित करवा दिया हुआ है। ये जो करप्शन केसेस है ना जी, ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी वबा बन चुके हुए हैं जिससे बचना मुमकिन होता चला जा रहा है, क्योंकि ये मुख्तलिफ हालात इसको गमराज के सामने लेके आते हैं, उनको लालच दिलाते हैं और उनको लालच दिला के हमारा सिस्टम फ्लॉप होने की वजह से, चेक्स न होने की वजह से फिर वो अपनी कार्रवाइयाँ करने में कामयाब हो जाते हैं। जब कामयाब हो जाते हैं तो उनको एक चेकमेट की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब अब आपने कोई बात की या कोई सही काम किया तो हम आपको यहाँ पे ट्रम्प कर देंगे। ठीक है जी। जिस वक्त हो रही थी करप्शन, मेरी एक छोटी सी गुजारिश होगी कि जिस वक्त ये करप्शन हो रही थी, क्या मुल्क के इदारों को उस वक्त नहीं पता लग रहा कि ये करप्शन पाकिस्तान के अंदर हो रही है? करते भी करप्शन को क्यों नहीं रोका जाता है? ये कौन सी करप्शन है जो होने के 2 साल बाद, चाहे वो सस्ती रोटी की स्कीम हो, नवाज शरीफ साहब की इक़्तिदार रहेंगे तो कैसे चेक किया जाएगा? इक़्तिदार हटेंगे तो चेक किया जाएगा ना। तो ये इदारों की कमजोरी है ना जी। बरसरे इक़्तिदार रहते हुए क्यों नहीं चेक किया जा सकता? प्राइम मिनिस्टर खान साहब होंगे तो पीटीआई के लोगों को कैसे जो है वो वेरीफाई चेक किया जा सकता है? सर, नेक में अदारे अपने आप में मौजूद हैं जो कि कार्रवाई करके इनके ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्टें आती रहती हैं, पैराग्राफ्स आते रहते हैं, सब कुछ आता रहता है। वो हुकूमतों के खिलाफ ही आते हैं। हुकूमतों के अंदर ही ऐसी कमेटीज मौजूद होती है जिसके अंदर अपोजिशन आके हुकूमतों की चीजों को हाईलाइट करती चली जाती है। चोई साहब, आपका पॉइंट आया। आखिर में आपसे रजा साहब एक सवाल जानना चाहूंगा और चोई साहब आपसे भी। सुई गैस कंपनियों ने आइंदा माली साल में गैस महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। समअप करते हुए टाइम चूंकि कम है, रजा साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड करिए। रजा साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, अगर म्यूट है तो अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं इसके ऊपर बहुत स्पेसिफिक मेरे पास मालूमात नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर एक कमेंट मैं जरूर करूंगा। वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान में गैस की जो प्रोडक्शन है, सुई गैस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ने की बजाय कम हो रही है। यानी गैस के ज़खायर हमारे जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं बहुत तेजी से। और ऐसे में हम इस वक्त हमारी जो डिमांड है वो हम पूरी करने के लिए हमें एलएनजी मंगानी पड़ती है। आरएलएनजी मंगाते हैं हम, कतर से इंपोर्ट करते हैं और दीगर मुल्कों से भी बातचीत उसकी चलती है। तो ऐसे में गैस की कीमतें बढ़ना और सुई गैस की कीमतों को एलएनजी की कीमतों के बराबर लाने का जो एक इकोनॉमिक प्रेशर है ना वो एग्जिस्ट करता है। इसमें आईएमएफ का भी किरदार है मेरी मालूमात के मुताबिक कि वो आरएलएनजी की कीमतों को और गैस की कीमतों में पैरिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोकल प्रोडक्शन है आपकी उसकी कॉस्ट कुछ और है, कम है, और जो बाहर से आ रही है उसमें काफी ज्यादा उसकी कॉस्ट है। तो उसके दरमियान एक पैरिटी क्रिएट करेंगे और इवेंचुअली उसका बर्डन जो है वो आवाम पे पड़ेगा। आप और मैं पे करेंगे, हमारा गैस का बिल ज्यादा हो जाएगा। तो ये होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और मेरा ख्याल है हो जाएगा। बहुत से बहुत अगर हुकूमत कोई उसमें मुदाखलत करती है, रोकती है, तो वो 10% 15% का कोई कटौती कर देंगे उनकी डिमांड में। अदरवाइज तो ये आईएमएफ प्रोग्राम जो है ना आपका, ये कंप्लायंस दिलवाएगा आपसे और आप करेंगे ये कंप्लायंस। चोई साहब आप इसको किस तरह से देखते हैं? समअप करते हुए अपना रिस्पॉन्ड करिएगा इस पर। सर, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जिन इदारों को गैर जरूरी तौर पर सब्सिडाइज रेट पे गैस दी जा रही है और अवाम का जायज हक उनसे छीना जा रहा है, उसको रुकना चाहिए। अगर किसी इदारे को सब्सिडी दी जाती है, चाहे वो फर्टिलाइजर का है और चाहे किसी और जगह का है, तो उसका जो बेनिफिट है वो इवेंचुअली पास ऑन होना चाहिए टू द नॉर्मल पीपल। वो पास ऑन होता नहीं है। वो इदारे अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं और सब्सिडाइज रेट पे गैस लोगों को प्रोवाइड की उन इदारों को प्रोवाइड की जा रही है जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि गैस के ज़खायर पाकिस्तान में कम होते चले जा रहे हैं नई एक्सप्लोरेशन के बावजूद भी। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज की जा सकती हैं जिससे ये जो बोझ गैर जरूरी तौर पे अवाम के ऊपर पड़ रहा है वो ना पड़े। हम गैस ईरान से पाइपलाइन के जरिए लेके आए जा सकते हैं। ऐसे मुआहदे मौजूद हैं जिनके लिए हम $5 बिलियन तक की पेनल्टीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन उन मुआहदों को एग्जीक्यूट करके राजी नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों को अपनी पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए और अवाम की जरूरियात को, उनकी डिमांड्स को सबसे पहले और सुप्रीम और हाईएस्ट रखना चाहिए। तभी पाकिस्तान किसी भी तरीके से तरक्की कर सकेगा। और अगर ये नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान मजीद डिटीरिएट होता जाएगा। आईएमएफ के जिस चुंगल में हम फंस चुके हुए हैं, हम मजीद उस दलदल का शिकार होते जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि, और मुल्कों पे ऐसा वक्त आए हैं कि आप लाख रुपए लेके जाएंगे और एक डबल रोटी खरीद के घर लेके आया करेंगे।
तो डरिए उस वक्त से। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। चौधरी उमैर वसी जफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, और रजा सैयद सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हमने गाजा के हवाले से बात की, इसराइल के हवाले से बात की, मौजूदा सूरत हाल में जो वहाँ पे अभी भी हमले जारी हैं उस पे इस्लामिक ब्लॉक जो है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसको मलहूज़े खातिर उस तरह से नहीं रखा जा रहा है। दूसरी, इसके साथ साथ हमने बात की साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा से सियासी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। जल्द से जुलूस करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया जा रहा है, और पंजाब से आगाज़ करने जा रहे हैं। इस पे हमने बात की और इस पे नुक्ता नज़र जाना पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर वसी जफर चौधरी साहब से भी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है अंदरूनी मामलात उसमें चपकलश बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको भी ज़ेरे बहस लाए, और मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यही चीज़ें सामने आती हैं कि बानी PTI के जो अहकामात हैं उन्हीं को मलूज़े खातिर रखा जाएगा और किसी को नहीं। और सुई गैस जो है कंपनियों की जानिब से आइंदा माली साल से महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान के अवाम के लिए एक और गिफ्ट जो है उसकी तैयारी की जा रही है। सवालिया निशान है और उम्मीद भरी नजरें हैं पाकिस्तानी अवाम की इन नुमाइंदा मुंतखब करदा नुमाइंदों पे और इस मौजूदा सेटअप पे कि वो कब उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।